जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका अपने चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। तो आज जैसा कि हमने आपसे वादा करा था कि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो आज ये हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। गिनती में तो ये 5 ही हैं। फिलहाल हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में जानकारी देते रहेंगे, आप पूरी व्याख्या सुनते जाइएगा, ठीक है। और इसका जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत सी करवाएंगे। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, तो क्या होता है जब वाले सब उस एक अगले वीडियो में करवा देंगे, और उसके अगले वीडियो में कि क्या होता है जब, वो वाले सब भी रिएक्शनें करवाएंगे, ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट वाली। देखते हो क्वेश्चन पहला है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसके द्वारा वस्तु का लेंस से 15 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बने, ठीक है। और बेकिंग सोडा बनाने की विधि उपयोग लिखिए। लेंस से यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने, 10 कर लीजिएगा। बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उसका उपयोग लिखो। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पहले कि जीवाश्म होते क्या है, मतलब जीवाश्म ऊर्जा होती क्या है। यानी जीवाश्म ईंधनों से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे जीवाश्म ऊर्जा कहते हैं। जीवाश्म ईंधनों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे जीवाश्म ऊर्जा कहते हैं। सर, जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन यानी जिनकी उत्पत्ति करोड़ों वर्षों तक वनस्पतियों, जीवों के दबे रहने से हुई है, उन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, गैस जीवाश्म ईंधन है। ये सब के सब जीवाश्म ईंधन है। इनकी उत्पत्ति वनस्पतियां, जीव करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी के नीचे दबे रहे, तब जाके इनकी उत्पत्ति हुई दाब की वजह से। तो अब इसमें पवन ऊर्जा ये जीवाश्म ईंधन है या नहीं है? तो पवन ऊर्जा तो है नहीं भाई। पवन ऊर्जा जो है ये अपरंपरागत है स्रोत। जीवाश्म ईंधन जो होते हैं ये परंपरागत होते हैं। सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। तो इसकी भी उत्पत्ति किसी जीवों के दबे रहने से नहीं हुई। कोयला, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है? कोयला जो है, कोयले की उत्पत्ति, कोयला जो है एक जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है और इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के नीचे करोड़ों वर्षों तक वनस्पतियों के दबे रहने से हुई, ठीक है। जल विद्युत ये भी नहीं, तो पानी टरबाइन को घुमाता रहता है और टरबाइन घूमती रहती है और विद्युत बनती रहती है। अगला, किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है? क्रियात्मक समूह जो होते हैं किसी भी यौगिक का वो हिस्सा होता है कि जिस पर उसके रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। क्रियात्मक समूह किसी भी यौगिक का वो भाग होता है जिस पर उसके रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। तो OH जो है ये होता है एल्कोहल का क्रियात्मक समूह। OH जो होता है वो एल्कोहल का क्रियात्मक समूह। ऐसे CHO एल्डिहाइड, जैसे OH जो है वो एल्कोहल का क्रियात्मक समूह OH। ऐसे ही CHO एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह। ऐसे ही ये CO ये है कीटोन का क्रियात्मक समूह। और ये COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियात्मक समूह, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है COOH, ठीक है। ये जो है ऐसे बहुत सारे क्रियात्मक समूह हैं। तो ये क्रियात्मक समूह जो है वो एल्कोहल का है। अब यहाँ पर देखते हैं कौन एल्कोहल है। ब्यूटेनॉल, ये तो कोई कीटोन हो सकता है, एल्कोहल तो नहीं हो सकता। ब्यूटेनॉल, यही ब्यूटेनॉल जो है ये एल्कोहल है। ब्यूटेनोइक अम्ल ये जो है एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये जो ब्यूटेनॉल है ये एक एल्डिहाइड है, ठीक है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा और परितालिका द्वारा। देखिएगा, जब हम दूर का देखते हैं तो पक्षमाभि पेशियां क्या करती हैं, जो पुतली को है वो बड़ा कर देती हैं, मतलब जो लेंस होता है उसे फैला देती हैं,
जब हम दूर का देखते हैं तो पक्षमाभी पेशियां लेंस को फैला देती हैं, और जब हम करीब का देखते हैं तो पक्षमाभी पेशियां जो होती हैं उससे सिकोड़ देती हैं। ठीक है। इसी तरीके से जब हम प्रकाश में जाते हैं तो हमारी पुतली जो होती है वो कैसी हो जाती है, पुतली छोटी हो जाती है, लेकिन जब हम अंधेरे में जाते हैं तो पुतली बड़ी हो जाती है। पुतली शरीर का वो अंग होता है जो दिन में छोटा तथा रात में बड़ा हो जाता है। ठीक है, अंधेरे में मतलब बड़ा होता है ये। तो और ये पक्षमाभी पेशियां जो मतलब होती हैं ये लेंस को फैलाती और सिकोड़ती हैं। ठीक है, तो जब हम दूर का देखते हैं तो ये फैल जाती हैं, और जब हम करीब का देखते हैं तो लेंस जो होता है वो सिकुड़ जाता है। तो इससे ये काम कौन करता है, ये पक्षमाभी पेशियां करती हैं। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, ये पक्षमाभी पेशियां करती हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि हम 25 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तुओं को क्यों नहीं देख सकते। तो हम 25 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तुओं को इसलिए नहीं देख सकते कि 25 सेंटीमीटर का देखने पर पक्षमाभी जो पेशियां होती हैं वो अधिकतम सिकुड़ चुकी होती हैं। 25 सेंटीमीटर का देखने पर पक्षमाभी पेशियां जो होती हैं वो अधिकतम सिकुड़ चुकी होती हैं, इसलिए हम नहीं देख सकते। उससे ज़्यादा पक्षमाभी पेशियां मतलब सिकुड़ नहीं सकती, तो और हम करीब का देख सकते नहीं। करीब का देखने के लिए पक्षमाभी पेशियों का सिकुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो पक्षमाभी पेशियां अधिकतम इतना ही सिकुड़ सकती कि हम 25 सेंटीमीटर का देख सकें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। देखो, जो अवतल लेंस होते हैं उसके लिए u का जो मान होता है वो माइनस, v का मान माइनस, f का मान माइनस। क्लियर। और जो उत्तल लेंस होते हैं उसके लिए u का मान माइनस, v का मान प्लस, f का मान प्लस यानी फोकस दूरी प्लस, और v का मान जो है वो माइनस होता है कब, जब प्रतिबिंब आभासी हो। प्रतिबिंब आभासी कब होता है, जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच रखी हुई होती है। तो एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी f से लिखते हैं, f बराबर 15 सेंटीमीटर, माइनस इस वजह से लगा दिया क्योंकि ये लेंस अवतल है। ठीक है, और वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, u का मान हमसे पूछा है, कितनी दूरी पर रखें कि उसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बन जाए। v बराबर 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बन जाए। तो इनमें जो संबंध का सूत्र आता है वो ये आता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इनमें संबंध का सूत्र क्या होता है कि 1/f बराबर 1/v और माइनस 1/u। ठीक है, तो ये आया 1/-15 बराबर 1/v यानी माइनस का 10, v का मान भी माइनस लेंगे, माइनस का 1/u। 1/u माइनस का हो गया, इधर लाओगे तो 1/u ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 1/10 है, और ये 1/15 माइनस का है, उधर जाएगा, ये 1/15 प्लस का हो जाएगा। अब 1/u 15 और 10 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा आपका 30। 10 और 15 का एलसीएम निकालोगे, देखो 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 गुणे 2 गुणे 3, 5 दूनी 10, 10 तियां 30, 30। पहले हर से भाग देंगे तो 10 तियां 30, 3 आया, पहले हर अंश में गुणा कर देंगे, माइनस का 3 प्लस 30 में 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 दूनी 30 और 2 एकम 2, तो 1/u बराबर माइनस का 1/30, तो u बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर। अतः वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। ठीक है, अगला देखिए, बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। तो बेकिंग सोडा देखिएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इसका जो अणुसूत्र होता है बेकिंग सोडे का, इसका जो रासायनिक नाम बेकिंग सोडा हम पढ़े रहे हैं, बेकिंग सोडा, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम
बाई कार्बोनेट, और इसका जो सूत्र होता है वो NaHCO3, NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट यानी NaHCO3, ये हो गया। अब इसको कह रहा ये लेकिन नहीं पूछा था, ये हमने अपने पास से बताया आपको ऐसे ही। और ये बनाने की विधि पूछ ये भी सकते हैं, तो मतलब ये भी पूछा जा सकता है। तो इसके बनाने की विधि क्या है, यदि हम नमक में पानी मिला दें, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला दें और अमोनिया मिला दें, तो हमारा ये खाने वाला सोडा बन जाएगा। तो खाने वाला सोडा नमक से ही बनता है, यानी ये नमक है, इसमें हमने जल मिलाया और जल के साथ साथ हमने इसमें CO2 मिला दी और ये CO2 के साथ साथ अमोनिया मिला दी, तो ये बनके तैयार हो जाएगा खाने का सोडा यानी NaHCO3। क्या बनके तैयार हो जाएगा, NaHCO3 और प्लस NH4Cl, यानी Na यूज़ हो गया, एक H यूज़ हो गया, C यूज़ हो गया, CO3 यूज़ हो गया, तो NH3 बचा, एक H बचा और ये Cl बचा, तो ये NH4Cl। ठीक है, ये कौन चीज़ है, ये नमक है, ये कौन चीज़ है, ये जल है, ये कौन चीज़ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कौन चीज़ है, ये अमोनिया है, ये खाने का सोडा है जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, और ये अमोनियम क्लोराइड है यानी नौसादर है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन रहे। हमने जैसा कि आपको ये जो रिवीजन वाले वीडियो हम आपको दे रहे हैं, तो इसमें हमने आपको बताया था कि 25 से जो 30 नंबर तक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एकदम बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके के होते हैं। यदि आपको याद है तो नंबर पक्के हैं आपके, उनमें कुछ कटना भी नहीं है, नहीं याद है तो पूरे पूरे नंबर चले जाते हैं। तो आप थोड़ी सी भी मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकते हैं। इसके बाद हम जो वीडियो लाएंगे उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, क्या होता है जब करके जो पूछी जाती हैं, करीब 7 नंबर की आपसे रिएक्शन पूछी जाती हैं। ठीक है, तो वो उसकी तैयारी के लिए हम 2 वीडियो देंगे आपको, इसके बाद और फिर उसके बाद एक और। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। ठीक है, थैंक यू।